नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज़ पर। मैं हूं मुकुल शर्मा। आज दिन में कौन सी खबरें खास रहेंगी, किन पर नजर रहेगी, ये बताएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। राज्यों के मुख्य सचिवों के चौथे सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझेदारी को बढ़ावा देना है मुख्य उद्देश्य। लोकसभा में संविधान पर हो रही विशेष चर्चा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेंगे हिस्सा। चर्चा का आज दूसरा और अंतिम दिन। गृह मंत्री अमित शाह आज से छत्तीसगढ़ के 3 दिन के दौरे पर। नक्सल प्रभावित क्षेत्र का दौरा और सुरक्षा शांति से संबंधित कार्यक्रमों में होंगे शामिल। पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं ने मैदान में बढ़ाई ठिठुरन। वहीं तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में बारिश बनी आफत। और बारिश के कारण रुका स्पिन टेस्ट। भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का लिया है फैसला। रविंद्र जडेजा और आकाशदीप की प्लेइंग 11 में एंट्री। आइए अब खबरें जानते हैं विस्तार से। लोकसभा में आज भारतीय संविधान के 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। संसद में होने वाली इस 4 दिवसीय चर्चा की शुरुआती 2 दिन लोकसभा के लिए सुनिश्चित हैं। इसी के चलते आज शनिवार को विशेष सत्र का आयोजन किया जा रहा है। लोकसभा में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा में हिस्सा लेंगे। इससे पहले कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चर्चा की शुरुआत की थी, जिसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई सांसदों ने इस पर अपनी बात रखी थी। राज्यसभा में संविधान पर चर्चा सोमवार और मंगलवार को होगी। तो आज लोकसभा की अगर बात की जाए संविधान पे चर्चा का दूसरा और अंतिम दिन। कल जो चर्चा हुई थी, जिसकी शुरुआत की थी राजनाथ सिंह ने, और आज इस चर्चा में प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जी हां, आपको बता दें, अल्लू अर्जुन चंचलगुड़ा सेंट्रल जेल से रिहा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल अभिनेता अल्लू अर्जुन जो हैं वो जेल से रिहा हुए हैं। न्यायिक हिरासत के तुरंत बाद बेल मिलने पर भी जेल में उन्होंने रात गुजारी थी। कल यहाँ पर तेलंगाना हाईकोर्ट ने 50,000 रुपये के निजी मुचलके पर अंतिम जमानत दी थी। अल्लू अर्जुन के पिता अल्लू अरविंद हैदराबाद के चंचलगुड़ा सेंट्रल जेल पहुंचे हैं और फिलहाल अभिनेता अल्लू अर्जुन को रिहा किया जा रहा है। अभिनेता अल्लू अर्जुन, जिन्होंने कल रात जेल में उन्हें गुजारनी पड़ी थी, न्यायिक हिरासत के तुरंत बाद उन्हें बेल भी मिली, लेकिन उसके बावजूद रात उन्हें अपनी जेल में गुजारनी पड़ी। तेलंगाना हाईकोर्ट ने 50,000 रुपये के निजी मुचलके पर अंतरिम जमानत अल्लू अर्जुन को दी है। अल्लू अर्जुन के पिता अल्लू अरविंद हैदराबाद की चंचलगुड़ा सेंट्रल जेल पहुंचे हैं। अल्लू अर्जुन चंचलगुड़ा सेंट्रल जेल से फिलहाल रिहा। आपको बता दें, इस पूरे मामले की अगर बात की जाए, एक महिला की मौत हुई थी फिल्म स्क्रीन के दौरान, और उसके बाद से ही लगातार इस मामले में तूल पकड़ा, जिस वजह से अल्लू अर्जुन को अपनी रात जो है वो जेल में भी गुजारनी पड़ी। आप बता दें, तेलंगाना हाईकोर्ट ने 50,000 रुपये के निजी मुचलके पर उन्हें फिलहाल अंतिम जमानत दी है। और अल्लू अर्जुन के पिता अल्लू अरविंद हैदराबाद की चंचलगुड़ा सेंट्रल जेल पहुंचे हैं। हाईकोर्ट से अंतिम जमानत उनको मिली है और उसके बाद अब वो जेल से रिहा किए गए हैं। और हमारे संवाददाता प्रशांति फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जानना चाहेंगे क्या ताज़ा जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि ना सिर्फ अल्लू अर्जुन अब जेल से रिहा हो गए हैं, उनके पिता भी शायद वहां पर मौजूद हैं। शुभ्रा, आपको आवाज मिल रही है? हेलो जी शुभ्रा, आवाज मिल पा रही है आपको? Supresha, yeah, Mukul. जी। Well, see, this Bollywood actor Allu Arjun was released from Chanchilkuda jail a short while ago.
जी। Actually, he got the interim bail last night, last evening itself. जी। But by the time the actor was taken to the jail, and there was a delay in processing the papers, in bail papers. So the actor had to stay back in the jail last night, and I believe he was given the number, allotted the number also. So because of this, there was the actor he was there in the jail, and he was released a short while ago, and he was taken to his home. The situation was really like tense here, because a large number of fans reached the jail जी। as the actor was taken there, and by the time the papers reached the jail authorities, there was delay. So they could not process the papers, and he had to stay back. And this was not expected at all जी। by the family members, because there was he got the bail for 4 weeks, and then they thought that he will come back to home by the evening. जी। But there was delay. There was an alternate delay in the processing the papers, and because of this, the actor had to stay back in the jail last night. बिल्कुल सुपर शांति। और जिस तरीके से अगर देखा जाए, कहीं ना कहीं जो परिस्थितियां वहां पर बनती चली गई, क्योंकि ना सिर्फ उनको जो बेल है वो तुरंत मिल गई थी, लेकिन उसके बावजूद कल जो रात है उन्हें जेल में गुजारनी पड़ी थी। Mukul, actually, this was not expected at all by the public, and as well as by the political parties also, and the parties like BJP and the BRS and all, they slammed the government, saying that this was not the way that a popular actor who got a national award recently with his जी। film, blockbuster film of Pushpa, जी। should be treated. He was treated like a common man, and he deserved a better treatment. And why he was involved, how he is connected with this incident? He says that he has written, his team has written a letter to the theater management that he was coming there to see watch the movie, and he has given the permission. He has already intimated to them, and there was nothing like that. He came there all of a sudden, and this happened because of him. And then it is a failure of the police as well as the theater management in providing proper security there. And Allu Arjun should not be connected with this incident at all. That's what their contention. The BRS, the central ministers, Mr. Kishan Reddy and Banti Sanjay, yesterday they were saying that he was not given a due treatment by the Congress government. जी बिल्कुल। और ज़ाहिर तौर पर इस पूरे मामले में जिस तरीके से एक अलग ही शाम के समय में जो ड्रामा देखने को मिला था, उस पर बीजेपी ने सवाल उठाए थे कि आखिर किस तरीके से ऐसी परिस्थितियां जो हैं वो कड़ी गईं, जिसके चलते एक लोकप्रिय अभिनेता को, जिनको हाल ही में जिस तरीके से सम्मानित भी किया गया राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से, उसके बाद इस तरीके से गिरफ्तार किया जाता है और बेल मिलने के बावजूद उन्हें उसके बावजूद भी जो रात है वो जेल में ही गुजारनी पड़ी। लेकिन अब फिलहाल की अगर बात की जाए तो अल्लू अर्जुन जो हैं वो सेंट्रल जेल से रिहा किए गए हैं और ख़ासतौर से न्यायिक हिरासत के तुरंत बाद बेल मिलनी थी इनको। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके की परिस्थितियां वहाँ पर बनी, उसके बाद अल्लू अर्जुन को रात भर जेल में रहना पड़ा। और जैसा कि हमारी संवाददाता हमें बता रही थी कि किस तरीके से अगर बात की जाए, जो उनके प्रशंसक हैं उनका जमावड़ा, और साथ ही साथ उनके जो पिता हैं वो वहाँ पहुँचे थे। और परिवार के लिए काफ़ी मुश्किल समय था, क्योंकि कहीं ना कहीं जो परिवार के लोग थे उन्हें उम्मीद थी कि जिस तरीके से न्यायिक हिरासत के बाद तुरंत बेल मिली है तो वो घर जा सकेंगे। और वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तेलंगाना में पुष्पा 2 के अभिनेता अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार किए जाने पर राज्य सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि कांग्रेस के मन में रचनात्मक उद्योग के प्रति कोई सम्मान नहीं है और अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी ने इसे फिर से साबित कर दिया है। संध्या थिएटर में हुई दुर्घटना राज्य और स्थानीय प्रशासन की खराब व्यवस्था का स्पष्ट मामला था। अब उस दोष से बचने के लिए वे इस तरह के प्रचार हथकंडे अपना रहे हैं। तेलंगाना सरकार को फिल्मी हस्तियों पर लगातार हमले करने के बजाय प्रभावित लोगों की सहायता करनी चाहिए और उस दिन व्यवस्था करने वालों को दंडित करना चाहिए। ये देखना भी
दुखद है कि कांग्रेस के वहां सत्ता में रहने के 1 साल के दौरान ये एक आदर्श बन गया है। वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने सिने स्टार अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी के लिए कांग्रेस के नेतृत्व वाली तेलंगाना सरकार की आलोचना की। केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेता की गिरफ्तारी सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए की। उन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व वाली तेलंगाना सरकार के कामकाज को कार्य करने की बजाय नाटक, शासन की बजाय ध्यान भटकाना करार दिया। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा कि कार्य करने की बजाय नाटक, शासन की बजाय ध्यान भटकाना, यही है तेलंगाना कांग्रेस सरकार। जबकि जो लोग कभी राज्य में गलत शासन करते थे और लूटपाट करते थे, वे खुलेआम घूम रहे हैं। उन्होंने सुर्खियां बटोरने के लिए एक राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेता को गिरफ्तार कर लिया। सनसनीखेज बात उनकी अक्षमता को नहीं छिपा पाएगी। पूरे देश ने कांग्रेस के हताशा भरे नाटक को देखा। तो अलग अलग प्रतिक्रियाएं जो हैं वो सामने आई थी, लेकिन फिलहाल अल्लू अर्जुन जो हैं वो जेल से रिहा हो गए हैं। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में मुख्य सचिवों के चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। ये केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझेदारी को और बढ़ावा देने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम होगा। 3 दिवसीय सम्मेलन का व्यापक विषय उद्यमिता, रोजगार और कौशल को बढ़ावा देना तथा जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाना है। व्यापक विषय के अंतर्गत 6 क्षेत्रों पर विशेष जोर दिया जाएगा। इनके अंतर्गत विनिर्माण, सेवा, ग्रामीण, गैर कृषि, शहरी, नवीकरणीय ऊर्जा और परिपत्र अर्थव्यवस्था को विस्तृत चर्चा के लिए चिन्हित किया गया है। विकसित भारत के लिए अग्रणी प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास केंद्रों के रूप में शहरों का विकास, निवेश के लिए राज्यों में आर्थिक सुधार और मिशन कर्मयोगी के माध्यम से क्षमता निर्माण पर 4 विशेष सत्र भी आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा भोजन के दौरान कृषि में आत्मनिर्भरता, खाद्य, तेल और दालें, वृद्ध आबादी के लिए देखभाल, अर्थव्यवस्था, पीएम सूर्य घर, निःशुल्क बिजली योजना कार्यान्वयन और भारतीय ज्ञान परंपरा पर केंद्रित विचार विमर्श किया जाएगा। सम्मेलन में प्रत्येक विषय के अंतर्गत राज्य, संघ राज्य क्षेत्रों की सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों को भी प्रस्तुत किया जाएगा ताकि राज्यों में पारस्परिक शिक्षा को प्रोत्साहित किया जा सके। सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव, वरिष्ठ अधिकारी, क्षेत्र विशेषज्ञ और अन्य गणमान्य उपस्थित रहेंगे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वर्ष 2026 तक बस्तर से नक्सलवाद को समाप्त करने का जो लक्ष्य दिया था, उसे पूरा करने के लिए छत्तीसगढ़ की डबल इंजन सरकार में सुरक्षा बल के जवानों ने पूरी ताकत झोंक दी है, जिसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास पर रहेंगे। देखिए छत्तीसगढ़ से हमारे संवाददाता सोमेश पटेल की रिपोर्ट। नक्सल प्रभावित स्टेट में 48 घंटे तक रहेंगे अमित शाह। मार्च 2026 से पहले होगा नक्सलवाद का खात्मा। अमित शाह ने ठाना, ढहेगा लाल आतंक का आखिरी किला। 3C से टूटेगी नक्सलियों की कमर। 3C यानी रोड कनेक्टिविटी, मोबाइल कनेक्टिविटी और फाइनेंशियल कनेक्टिविटी। आदिवासी क्षेत्रों के विकास में नक्सलवाद सबसे बड़ी बाधा। वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 14 से 16 दिसंबर तक छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। अपनी यात्रा के दौरान अमित शाह रायपुर में एक सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। छत्तीसगढ़ पुलिस को प्रेसिडेंट पुलिस कलर्स प्रदान करेंगे। नक्सल प्रभावित क्षेत्र जगदलपुर में भी गृह मंत्री पहुंचेंगे। वहां पर शाह आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों, स्थानीय लोगों और बुद्धिजीवियों के साथ बातचीत करेंगे। इसके बाद वे बस्तर ओलंपिक समापन समारोह में शामिल होंगे। जगदलपुर में ही वामपंथी उग्रवाद के पीड़ित परिवारों से भी अमित शाह मुलाकात करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह घने जंगल में सुरक्षा शिविरों का दौरा करेंगे। वे सुरक्षा बलों के जवानों के साथ लंच भी करेंगे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के बस्तर दौरे के पहले छत्तीसगढ़ में बड़ा एनकाउंटर भी हुआ है और सुरक्षा बलों ने 9 नक्सलियों को मार गिराया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि उनकी सरकार छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे की ओर तेजी से बढ़ रही है। हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी मार्च 2026 तक ये नक्सलवाद को पूरे देश से समाप्त करने का संकल्प लिया है और उस दिशा में डबल इंजन की सरकार के कारण भी इस लड़ाई में हम लोगों को लाभ हो रहा है।
बस्तर के आईजी सुंदराज पी का कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में शामिल होने के लिए बस्तर आ रहे हैं। बस्तर ओलंपिक्स का आयोजन की जा रही है। उसका आयोजन का संभागीय स्तर जो फाइनल कार्यक्रम 13 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक प्रस्तावित है। जो 15 दिसंबर को जो समापन कार्यक्रम में माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय और छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री महोदय और छत्तीसगढ़ राज्य के गृह मंत्री महोदय एवं अन्य सभी वरिष्ठ जनप्रतिनिधिगण शामिल होने का। बता दें कि केंद्र सरकार एवं राज्य मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह समाप्त करने के लिए कटिबद्ध है। शाह के मुताबिक साल 2019 से मोदी सरकार ने माओवादियों को खत्म करने के लिए एक बहुकोणीय रणनीति पर अमल शुरू किया है। सरकार ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 3C यानी रोड कनेक्टिविटी, मोबाइल कनेक्टिविटी और फाइनेंशियल कनेक्टिविटी को मजबूत किया है। केंद्र की मोदी सरकार छत्तीसगढ़ के बस्तर से नक्सलवाद को खत्म करने को लेकर गंभीर है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा नक्सलवाद को खत्म करने को लेकर अहम माना जा रहा है, क्योंकि उन्होंने पिछले दौरे के दौरान छत्तीसगढ़ से 2026 तक नक्सलवाद को खत्म होने का दावा किया था। इस दौरे के दौरान बस्तर में नक्सल विरोधी अभियानों की समीक्षा करेंगे, साथ ही आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों के पुनर्वास और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की कार्यों की प्रगति का जायजा भी लेंगे। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, छत्तीसगढ़। और फिलहाल बुलेटिन में हम यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। खुद को पैम्पर करिए MDH बादाम रोगन के साथ, जो आपको संवारे, निखारे और नरिश करे। चमके चमके हाँ, दमके दमके, त्वचा में समाये, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। You deserve the purity. MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके चमके। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। डीडी न्यूज़ में आइए, खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार का 1 साल पूरा होने पर जनादेश पर्व मनाया गया। राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता CM विष्णुदेव साय ने की और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय मंत्री JP नड्डा भी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के CM विष्णुदेव साय ने कहा कि हमने अपनी माता बहनों से भी वादा किया था कि हर महीने 1000 रुपये देंगे। आज महतारी वंदन योजना से 70 लाख से ज्यादा माताएं बहनों को हर महीने 1000 रुपये खाते में सीधे भेजने का काम हम कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने कहा कि आज मूल्यांकन भी कीजिए कि आपने किस पार्टी को, किन नेताओं को सेवाओं का मौका दिया, उन्होंने आपके लिए क्या किया। प्रकाश का मजा तभी आता है जब अंधकार की त्रासदी तुम पहचानते हो। जब तक अंधकार नहीं जानोगे तब तक उजाले का मजा नहीं आएगा। जब मैं अंधकार की बात करता हूँ तो याद करो 5 साल पहले इसी छत्तीसगढ़ में आकर राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस को तुम चुनाव जिताओगे और इधर 1, 2, 3, 4 गिनते ही 72,000 रुपये महिलाओं को मिल जाएंगे। ये 5 साल अंधकार में गए। JP नड्डा ने कहा नक्सलवाद को खत्म करने का काम BJP सरकार कर रही है। छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन में नौजवानों को नौकरी के लिए पारदर्शी तरीके से परीक्षाओं की व्यवस्था हुई है। जो भूपेश बघेल के साथी थे जिन्होंने भ्रष्टाचार किया था, उनके खिलाफ अब एक्शन ले रहे हैं। उनकी जगह और कहीं नहीं है, उनकी जगह जेल में है। भारत दुनिया की 11वीं से 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना, अब नंबर 3 की तैयारी है। कांग्रेस पार्टी मोदी जी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगी है। कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो परजीवी की तरह है, जिसके साथ चिपकती है उसको भी सुखा देती है, उसकी भी छुट्टी कर देती है। ये ऐसी परजीवी पार्टी है। छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है और डबल इंजन की सरकार इसको आगे बढ़ा रही है। छत्तीसगढ़ का ग्रांट डिनेट 3.5 गुना बढ़ा दिया है। इसलिए
डबल इंजन की सरकार का डबल फायदा आपको मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही कि महतारी बंधन योजना बंद करने वाला कोई पान के लाल मैदान नहीं। पिछले साल 3 दिसंबर 2023 को छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हुए थे। इस चुनाव में बीजेपी ने ऐतिहासिक जनादेश के सत्ता में वापसी की थी। बीजेपी की जीत के 1 साल होने पर छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार जश्न मना रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने एक साल के कार्यकाल का रिपोर्ट जनता के सामने पेश किया है। सरकार ने कई ऐसे फैसले किए हैं जो सीधे जनता के आम लोगों से जुड़े हुए हैं। अपने कैमरा सहयोगी सोमदत्त साहू के साथ सोमेश पटेल, डीडी न्यूज छत्तीसगढ़। और वहीं आपको बता दें, भारत में ऊर्जा संकट से निपटने के लिए सरकार और जनता दोनों ही प्रयासरत हैं। ऊर्जा संरक्षण के महत्व को बढ़ावा देने, ऊर्जा के स्रोतों का सही तरीके से उपयोग करने और ऊर्जा की बचत के प्रति जन जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस हर वर्ष 14 दिसंबर को मनाया जाता है। इस पर आइए देखिए देहरादून से हमारी खास रिपोर्ट। मध्यम और गरीब वर्ग के परिवारों को महंगे बिजली के बिल से निजात दिलाने के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू की है। केंद्र सरकार की इस योजना के शानदार परिणाम देखने को मिल रहे हैं। इस योजना के तहत उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के कई निवासियों ने अपने घरों में सोलर पैनल लगाए हैं, जिससे उनके घरों के बिजली के बिल शून्य हो गए हैं। देहरादून के मोहकमपुर माजरी निवासी विद्यादत्त नौटियाल ने पीएम सूर्य घर योजना से सब्सिडी का लाभ लेकर अपने घर में 3 किलोवाट का सोलर पैनल लगाया है। इसकी वजह से उनका बिजली का बिल शून्य हो गया है। इस योजना के लाभ को देखते हुए वो अपने इलाके के दूसरे लोगों को भी सोलर पैनल लगाने के लिए जागरूक कर रहे हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना में लाभांश लगवाया है, जिससे मेरे को बिजली फ्री मुफ्त है और कुछ पैसा भी सरप्लस मेरे खाते में आता है, जिससे मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। औरों को भी इस चीज़ के लिए इंस्पायर करता हूँ कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना का लाभ ले और जो सब्सिडी मिल रही है उसका पूरा फायदा उठाएं। देहरादून के कई लोगों ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सब्सिडी का लाभ उठाया है। इसका फायदा यह है कि बिजली का बिल शून्य आ रहा है। ऐसे जब लगाया था तो कम से कम 2-2.5 के आसपास का पड़ा था, पर सूर्य घर योजना के बाद उसमें कुछ सब्सिडी मिल रही है। पहले काफ़ी ज़्यादा था, अब तो 0 ही आ रहा है, मतलब कम ही हो गया बिल्कुल। फायदे को देखते हुए पीएम सूर्य घर योजना का शानदार रिस्पांस मिल रहा है। उत्तराखंड में अब तक 8,962 लोगों ने इस योजना के तहत सोलर पैनल लगाए हैं। विभाग भी प्रयासरत है। ऊर्जा निगम का लक्ष्य 3 साल में 40,000 सोलर रूफटॉप लगाना है, जबकि मार्च 2025 तक 10,000 सोलर पैनल लगाना है। इस योजना के तहत अभी तक हम लोग जो है 8,962 लोगों को सोलर रूफटॉप लगा चुके हैं। हमारा इस साल का 10,000 का लक्ष्य है, जिसमें से 8,962 तक लगे, यानी कि मार्च तक हमें 10,000 कंप्लीट करने हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जहां जनता को फायदा हो रहा है, वहीं ग्रीन एनर्जी मिशन को बढ़ावा देते हुए पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में मददगार साबित हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो बेहद ज़रूरी कि ऊर्जा का किस तरह से संरक्षण हम कर पाएँ। और आपको बता दें, बढ़ते हुए साइबर अपराध से बच्चे भी अछूते नहीं हैं। बच्चों और टीनेजर्स की साइबर सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा बन गया है। खासकर बच्चों में गेमिंग की लत एक बड़ी समस्या है। बच्चों की गेम खेलने की लत को जरिया बनाकर साइबर अपराधी पेरेंट्स के डिवाइस द्वारा फ्रॉड कर रहे हैं। हम बच्चों को वास्तविक जीवन में सुरक्षित रहने के लिए तो बचपन से ही समझाते रहते हैं, परंतु साइबर दुनिया में सेफ रहने के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती। पेरेंट्स को बच्चों के साथ कॉन्वर्सेशन हमेशा रखनी चाहिए। वो किस तरह की एक्टिविटी करते हैं, उन्हें क्या इंटरेस्ट है। अगर ऑनलाइन गेमिंग की बात करें या अगर उन्हें सर्फिंग का शौक़ है, ऑनलाइन सर्फिंग करने का शौक़ है, तो पेरेंट्स के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को क्या अच्छा लगता है, उनकी क्या चॉइसेस हैं, और उन्हें बच्चों से जानने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा ठीक है, अगर वो ये ऐप्स के बारे में कुछ कह रहे हैं तो उनसे पूछें ये ऐप क्या करती है, इससे क्या होता है, ताकि अपनी उनकी नॉलेज भी बढ़े और साथ ही साथ बच्चा भी उसको पॉज मिल जाता है सोचने के लिए कि हाँ इस ऐप से मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है। तो ये कॉन्वर्सेशन हमेशा रहनी चाहिए ताकि पेरेंट्स की डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस तरह से मॉनिटरिंग ईजी हो जाती है।
गेमिंग ऐप्स और सोशल मीडिया पर बच्चों और टीनेजर्स को ऑनलाइन सेफ रखने के लिए ही डीडी न्यूज़ के साप्ताहिक कार्यक्रम साइबर अलर्ट में आज रात हम उठा रहे हैं यही मुद्दा कि गेमिंग ऐप्स और सोशल मीडिया पर बच्चों और टीनेजर्स को साइबर अपराधियों से कैसे रखें सुरक्षित और बच्चों को कैसे बनाएं स्मार्ट साइबर सिटीजन। साइबर अलर्ट में इस बार आपको दिखाएंगे इन गेमिंग के माध्यम से बच्चों की साइबर सुरक्षा भी खतरे में पड़ रही है। स्नैपचैट बच्चे बहुत यूज़ करते हैं, डिस्कॉर्ड बच्चे बहुत यूज़ करते हैं, गेम्स बच्चे बहुत खेलते हैं। अब इनका कैसे मिसयूज़ हो जाता है। अगर ऑनलाइन गेमिंग की बात करें, पेरेंट्स के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को क्या अच्छा लगता है, उनकी क्या चॉइसेस हैं। मैं गेमिंग ऐप्स खेलते खेलते उनको पता है आपका अकाउंट नंबर क्या है वो वगैरह ना बोलते, वो बच्चे अपना माता पिताजी का फ़ोन पे वगैरह यूज़ करके पे कर सकते हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।